तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइसेस में लगातार तेजी है और ये तेजी के बाद अपने ऑल टाइम हाइस पर ऑलरेडी पहुंच गए हैं। सो अब इस ऑल टाइम हाई पर करना क्या चाहिए, क्यों है ये तेजी, कितनी सस्टेनेबल है, जरा इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिंद्य बनर्जी साहब मौजूद हैं, हेड कमोडिटी एंड करेंसी कोटक सिक्योरिटीज़ के। बनर्जी साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और थोड़ा लेट हो गया लेकिन दुर्गा पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी होकर गया तो उम्मीद है कि आपके लिए बढ़िया फेस्टिविटीज़ रही होंगी। जब आप सर फेस्टिविटीज़ में बिजी थे, गोल्ड भी सेलिब्रेट कर रहा था, अपना नया ऑल टाइम हाई बना रहा था। सो पहली तो ये जो तेज़ी है, क्योंकि एक नोशन ऐसा बन गया है मार्केट में कि गोल्ड और सिल्वर में ना ये तेज़ी कंटिन्यू ही रहेगी। सोना तो हमेशा बना के तेज़ी ही बना के रहेगा, उसमें मंदी कभी आएगी नहीं। सो ये नोशन सिर्फ सोने के लिए, सिल्वर तो चलो कैचअप कर रहा है, लेकिन सोने के लिए जो ये नोशन बना है कितना सही है? क्या ये तेज़ी परमानेंट ही रहेगी? ये क्योंकि परमानेंट तो कुछ चलता नहीं बाजार में, लेकिन जो ये तेज़ी चल रही है, क्या ये तेज़ी एंड साइडवेज इसके बीच में ही घूमेगा क्या? थैंक यू फॉर हैविंग मी इस शो में और वेरी गुड आफ्टरनून और नमस्कार। देखिए, सोना अभी एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लासेस है दुनिया में और इंडिया में तो है ही। तो इसके कारण काफी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा हद तक वाइल्ड भी यहाँ हो चुका है, क्योंकि हॉट मनी भी एंटर कर रहा है। जनरली वो होता है कोई एसेट क्लास के साथ जो अच्छा परफॉर्म करता है फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, तो लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन गोल्ड सिल्वर। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी और अप ट्रेंड का जो ट्रेंड है वो रहना चाहिए। अभी 1 लाख आपका 1 लाख का ये 20,000 के आसपास है। हो सकता है 1,22,000 1,23,000 तक भी चला जाए एक डेढ़ महीने के अंदर। और सिल्वर में 1,50,000 1,51,000 तक भी जाने का चांसेस है। बट करेक्शन इस मार्केट में रहेगा, मतलब प्राइस पुल बैक, और उस प्राइस पुल बैक का अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, उसका बेनिफिट लेना चाहिए कि टू एंटर इनटू द मार्केट। बट वॉलेटिलिटी इसमें रहेगा, क्योंकि गोल्ड में जनरली 5 से 10% का जो प्राइस पुल बैक होता है वो काफी कॉमन है। लास्ट 1-2 महीना में हुआ नहीं है, वो अलग चीज है, क्योंकि हाई मोमेंटम है, हॉट मनी का एंट्री है। और सिल्वर में भी 10 से 15% का जो करेक्शन है वो काफी नॉर्मल है। तो बनर्जी साहब, जो सोने की तेजी है, क्या इसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी चाइना की बाइंग है, जो रिजर्व को कन्वर्ट कर करके गोल्ड में बाय कर रहे हैं? क्या अभी यही एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है और बाजार उसी को फॉलो अप कर रहा है कि रशिया के, मतलब यूएस का रशिया के लिए जो मूव था उससे चाइना ने सबक लिया और वो कन्वर्ट कर रहे हैं अपने रिजर्व को गोल्ड में? ये इवन चाइनीज गवर्नमेंट के साथ साथ चाइनीज रेजिडेंट भी। तो क्या ये सपोर्टिव बाइंग का एक बड़ा सोल रीजन है और बाकी रीजन फॉलो अप कर रहे हैं उसको? ये एक्चुअली इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए, एक्चुअली जो बिगेस्ट ड्राइवर है, क्यों सेंट्रल बैंक्स, क्यों सिटीजन्स, क्यों इंस्टीट्यूशन इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट कुछ साल से डी डॉलराइजेशन का एक ट्रेंड है। मतलब ये डी डॉलरेशन है क्या? डी डॉलरेशन है कि जब भी कोई रिजर्व करेंसी ड्रिवन जो मॉनेटरी सिस्टम है उसमें एक बड़ा चेंज आता है, तो गोल्ड और उसके साथ कुछ हद तक सिल्वर भी एक्यूमुलेट किया जाता है। ये लास्ट टाइम हुआ था 1930s और 40s में, जब ब्रिटिश पाउंड उस टाइम का डॉलर था, मतलब एक रिजर्व करेंसी था, और वो फिर खत्म होके पूरा सिस्टम ये डॉलर में मूव किया। तब भी गोल्ड और सिल्वर का मैसिव एक्यूमुलेशन होता है, स्पेशली गोल्ड, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स पहले गोल्ड एक्यूमुलेट करते हैं, अपना जो रिजर्व है उसको उसमें डाइवर्सिफाई करते हैं, फिर एक नया सिस्टम बनता है। तो हम लोग भी ऐसा ही एक टाइम पीरियड में है। नेक्स्ट 5-6 साल में ये पूरा ये जो डी डॉलराइजेशन का है ट्रेंड वो कंप्लीट होगा, और डॉलर एक रिजर्व करेंसी से एक नॉर्मल करेंसी बनेगा, और गोल्ड ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में वापस आने वाला है। तो ये एक अंडरलाइंग ट्रेंड है। तो उसमें सेंट्रल बैंक्स भी पहले इसमें एंट्री लिए आज से कुछ साल पहले, और एक्यूमुलेट करने लगे गोल्ड। चाइनीज सेंट्रल बैंक, इंडियन सेंट्रल बैंक, रशियन सेंट्रल बैंक, ऑलमोस्ट ऑल मेजर ब्रिक्स प्लस सेंट्रल बैंक्स, और उसके साथ इंस्टीट्यूशंस और रिटेल तो है ही। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन, क्योंकि गोल्ड एक्यूमुलेट किया जा रहा है और गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो बनर्जी साहब, अभी तक चाइना सिल्वर जो है वो गैप को मेंटेन कर रहा है। मतलब जो गोल्ड और सिल्वर के रेशियो होता है, वो रेशियो में गोल्ड ज़्यादा आ गया था, सिल्वर पिछड़ गया था थोड़ा सा, तो इसको फॉलो अप मैच कर रहा है। तो क्या डिमांड प्लस जो पैरिटी थी दोनों के बीच में
वो पार्ट से सिल्वर को ड्राइव कर रहा है, और इसके बाद क्या? राइट। यस। सिल्वर को आप इमेजिन कीजिए एक एयरक्राफ्ट की तरह है, इसमें डबल इंजन है। एक तरफ तो गोल्ड जैसा एक मॉनेटरी अपील है क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव एसेट है, उसके साथ इसमें करीब करीब 60% जो डिमांड है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, जैसे आपका सोलर पैनल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। तो ये जो सेक्टर्स है उसका आने वाले दिनों में और डिमांड बढ़ने वाला है। इसके लिए सिल्वर मार्केट लास्ट 4 साल से डेफिसिट में है। तो डिमांड सप्लाई का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो इसके लिए सिल्वर का जो रेशियो है विद गोल्ड, वो बीच में अप्रैल में करीब करीब 100 के ऊपर चला गया था, गोल्ड डिवाइडेड बाय सिल्वर। अभी 80 के आसपास है, तो 20% का एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हुआ है इन सिल्वर। बट ये रेशियो धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में रहेगा। बट ये रेशियो कब स्पाइक करता है? ये रेशियो तब स्पाइक करता है, मतलब गोल्ड कब सिल्वर को आउट परफॉर्म करता है, जब कोई मेजर इक्विटी सेल ऑफ होता है। मतलब दुनिया में जब एक नेगेटिविटी है, एक रिस्क ऑफ है, तो तब लोग सेफ हेवन की तरफ भागते हैं। उसमें गोल्ड आउट परफॉर्म करता है सिल्वर को, जो ज्यादातर इंडस्ट्रियल है। तो उस ट्रेंड को छोड़ के जनरली एक हम लोग सिल्वर का ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस देखेंगे आने वाले सालों में। तो बनर्जी साहब, जो गोल्ड सिल्वर की बाइंग थी उसको फॉलो अप कर लिया बाकी मेटल ने भी, चाहे वो प्रीशियस हो या नॉन प्रीशियस हो। लेड में, कॉपर में एक तेजी है। सो जो कॉपर की तेजी और लेड की तेजी है, ये तो शायद रिफ्लेक्ट कर रही है कि सिल्वर की तेजी और कंटिन्यू करेगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल पार्ट यहां पर आ गया पूरी तरह से। सो क्या कुछ समय बाद हम ये मानेंगे कि गोल्ड की तेजी थोड़ी रुकेगी, सिल्वर, लेड और कॉपर की तेजी और एक्सटेंड करेगी? फैंटास्टिक पॉइंट। इनफैक्ट ये हम लोग जो तेजी है अक्रॉस हार्ड एसेट्स देख रहे हैं, पैलेडियम हो, कॉपर हो, आपका लेड हो, तो ये जो है उसका अगर हम लोग चार्ट्स देखें, मल्टी ईयर मल्टी डेकेड चार्ट्स, काफी सारे कमोडिटीज में ब्रेकआउट दिख रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कॉमन थीम है जो बता रहा है? ऐसा तो नहीं है कि ग्लोबली, हाँ, न्यू इकोनॉमी पे, एआई पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन, उस सब में हार्ड मेटल्स चाहिए। बट उसके अलावा एक कॉमन थीम जो इमर्ज वहां होके आ रहा है, जो मैंने गोल्ड के टाइम बताया था, कि डी डॉलराइजेशन के कारण जो एक फियाट सिस्टम है, मतलब जो पेपर करेंसी वाला डॉलर सिस्टम है, उसके ऊपर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है। मतलब ये जो फिस्कल पॉलिसी आप अगर देखोगे यूएस का, अभी जापान का जस्ट हाल ही में सरकार में बदलाव हुआ है, जो 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 नया प्राइम मिनिस्टर, उसका क्लियर कट मैसेज है कि हम लोग काफी ज्यादा स्पेंड करेंगे। तो ये जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है और सेंट्रल बैंक का भी एक हद से मॉनेटरी ईजिंग है, ये दोनों मिलके जो करेंसी का डिबेसमेंट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है थ्रू दीज हार्ड मेटल्स। तो मतलब कमोडिटी मार्केट ये बता रहा है कि आने वाले महीनों या 1-2 साल में एक बहुत बड़ा करेंसी का डिवैल्यूएशन होने वाला है। अगर मैं डॉलर का देखूं तो उसको प्राइसिंग अपना कर रहा है इन द प्राइसेस। तो बनर्जी साहब, जितना ट्रंप साहब की तरफ से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होता चला जाएगा, उतना ही बाकी कंट्री भी मेक देमसेल्फ ग्रेट अगेन शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली बात, जो इंडिया भी साइमल्टेनियसली कर रहा है अपनी डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ा के। जापान के पीएम का भी स्टेटमेंट आ गया कि वो जापान में नेशनलिस्ट रहेंगे और चीज़ों को और बेटर करेंगे। सो जितनी भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी यूजर्स हैं उनकी तरफ से, और जिनके पास भी हैवी डॉलर रिजर्व है उनकी तरफ से, इन दोनों की डिमांड और स्पाइक करेगी गोइंग फॉरवर्ड इस ट्रिगर के चलते। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो सेटअप बना हुआ था लास्ट 50-60 साल से, क्योंकि डॉलराइज्ड एक सिस्टम था, तो हर कंट्री को अपना कमोडिटी रिजर्व्स बनाने का जरूरत नहीं था, इंडस्ट्रियल बेस बनाने का जरूरत नहीं था, एक ग्लोबल सप्लाई चेन था। अभी क्या हो रहा है? डी डॉलराइजेशन का कारण डी ग्लोबलाइजेशन भी मतलब हो रहा है। उसके कारण एवरी कंट्री को अपना कंजम्पशन और प्रोडक्शन बेस में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण अभी आप देखोगे कि कंट्रीज आर एक्यूमुलेटिंग एंड बिल्डिंग कमोडिटी रिजर्व्स, कोई कॉपर में, कोई आपका रेयर अर्थ में, कोई अदर कमोडिटीज में। तो ये चलता रहेगा कि एक अपना सप्लाई चेन को कुछ हद तक सिक्योर करना। तो इसके कारण कमोडिटीज में जो डिमांड है इन्वेंट्री बिल्डअप का, वो जारी रहेगा। एक और चीज, ये यूएस का शटडाउन, क्या बाजार इससे भी बहुत स्केप्टिकल हो रहा है? क्योंकि अब ना कोई वॉर है, ना कोई ऐसी, दो यूएस की मार्केट में बबल है, क्योंकि आपके सामने एक तरफ आपकी इकोनॉमी शटडाउन है और मार्केट नया हाई काट रहा है। सो ये चीज को बाजार शायद डिस्क्रिपेंसी देख रहा है। तो क्या ये जो अनसर्टेनिटी है, ये भी गोल्ड सूंघ रहा है? एक पार्ट। दूसरा,
अब अगर गोल्ड की तेजी को ही आप कैरी करोगे तो क्या $4,000 मान के चलें हम गोल्ड का प्राइस आने वाले समय में इन डॉलर टर्म्स? एकदम इनफैक्ट डॉलर टर्म्स में $4,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। लास्ट टाइम जब 2000 या $3,000 के आसपास गया था तो एक पॉज किया था। इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी करने वाला है, जिस हिसाब से मोमेंटम और माहौल, जैसे आपने बोला, ये शटडाउन की वजह से एक नेगेटिविटी है अराउंड द डॉलर। तो हो सकता है $4,000 को भी एक्सीड कर जाए और ये 4100 या $4,200 तक भी चला जाए गोल्ड इन द शॉर्ट टर्म। और दूसरी चीज़ ये बनर्जी साहब, त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है। आप बखूबी जानते ही ये सिचुएशन कि इंडिया की रिजर्व्स भी हाईएस्ट है और इंडिया का फेवरेट कलर भी येलो ही है। वो येलो गोल्ड सबसे ज़्यादा, येलो मेटल सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। सो इस सिचुएशन में जो फेस्टिव डिमांड आएगी गोइंग फॉरवर्ड, प्लस मैरिज डिमांड आएगी गोइंग फॉरवर्ड, उसमें कितना चेंज आएगा कंसीडरिंग प्राइस हाइक, कंसीडरिंग गवर्नमेंट का जीएसटी कट एंड टैक्सेस रिलीफ? तो आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम भी है और प्राइस भी ऊपर की तरफ है। तो क्या रेशियो एट पार रहेगा, इंक्रीज करेगा, लोअर साइड पे रहेगा? एंड वन मोर थिंग कि मानसून भी अच्छा रहा है और विलेज की तरफ से डिमांड भी अच्छी आती है। सो कैसे देखोगे आप? देखिए, ये जो जीएसटी कट था ये परफेक्टली टाइम था, तो इसके कारण डोमेस्टिक डिमांड को तो काफी बड़ा बूस्ट मिला है। नाउ द पॉइंट इज, अगर किसी को 1 लाख का सोना खरीदना है या 1 लाख का सिल्वर खरीदना है तो वो 1 लाख का ही खरीदेगा। तो उससे कारण क्या होगा, जो क्वांटिटी है, मतलब जो वॉल्यूम है, वो कम हो जाएगा बट वैल्यू सेम रहेगा। तो डिमांड मेरे हिसाब से विल बी स्ट्रांग, बट हो सकता है जो क्वांटिटी हो, वॉल्यूम हो, वो कम हो। एक चीज बनर्जी साहब, थोड़ा हाइपोथेटिकल रहेगा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? इनफैक्ट इट्स अ गुड स्टेटमेंट, क्योंकि सिल्वर गोल्ड के मुकाबले अगर हम लोग पर किलो के कंपैरिजन में देखें, पर आउंस के कंपैरिजन में देखें, काफी सस्ता है। एक्चुअली ये राइट मेट्रिक नहीं है, तो हम लोग गोल्ड सिल्वर रेशियो जो बोलते हैं 80 टाइम्स है, मगर ये एक नैरेटिव बन सकता है, क्योंकि जो स्पेकुलेटिव डिमांड आता है मार्केट पे, वो नया नया नैरेटिव ढूंढता है, एक नया नया स्टोरी लाइन ढूंढता है। वो हर एसेट में होता है। तो ये भी एक नैरेटिव बन सकता है आने वाले दिनों में कि सिल्वर गोल्ड के मुकाबले सस्ता है, तो इसमें इन्वेस्ट करो। तो इसके कारण हो सकता है सिल्वर में एक शॉर्ट टर्म में स्पर्ट मिले कंपेयर टू गोल्ड। एक चीज और बनर्जी साहब, अगर मैं आज पूछूं कि गोल्ड की इस तेजी के, मतलब गोल्ड की यहां से गिरावट के लिए कुछ रैशनल आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि हाँ ये ट्रिगर हुआ तो शायद गोल्ड नीचे आ जाएगा, तो वो रैशनल आपके लिए कौन से रहेंगे? पहला पार्ट। और साइमल्टेनियसली इसका कॉन्ट्रा कि यहां से गोल्ड अगर तेजी पकड़ता है तो उसके लिए क्या रैशनल आप देख रहे हो? देखिए, एक जो फैक्टर है जो हम लोग को वॉच करना चाहिए, एक्चुअली एक ग्लोबल और एक डोमेस्टिक है। जैसे यूएस और इंडिया का ट्रेड डील का बात चल रहा है, अगर वो हो जाता है इन द कमिंग मंथ्स, माने 1-2 महीने के अंदर, तो फिर हो सकता है जो रूपी में, जो अभी 89 के आसपास है यूएसडी आना, उसमें रूपी में एक एप्रिसिएशन दिख जाए, क्योंकि रूपी में एक तरीके से डिस्काउंट बना हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर। तो अगर रूपी अप्रिशिएट करता है 3-4% अचानक, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट गोल्ड और सिल्वर में है, क्योंकि हम लोग जो गोल्ड और सिल्वर प्राइस को ट्रेड करते हैं या खरीदते हैं, वो यूएसडी आईएनआर का कन्वर्जन रेट है ऑफ ग्लोबल जो डॉलर रेट है। तो वो एक शॉर्ट टर्म एक चीज है, डोमेस्टिक फैक्टर है, उसको वॉच करना है। उसके साथ अगर मैं ग्लोबली देखूं क्यों गोल्ड सिल्वर में बड़ा फॉल आ सकता है, अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन हो जहां पे इक्विटी मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ हो। लास्ट एग्जांपल था अप्रैल का। अप्रैल में जब वो ट्रम्प का फर्स्ट लेग ऑफ टैरिफ्स आया था, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, तो इक्विटी मार्केट में बड़ा सेल ऑफ था ग्लोबली। तो उस टाइम में क्या होता है, मार्जिन कॉल्स आते हैं, और मार्जिन कॉल्स में हर चीज में सेल ऑफ आता है, क्योंकि जो स्पेकुलेटर है उसको हर चीज लिक्विडेट करना पड़ता है टू बिकॉज ऑफ मार्जिन कॉल। तो वो एक ग्लोबल एक डोमेस्टिक फैक्टर जो गोल्ड सिल्वर में एक करेक्शन ला सकता है। ओके। और अगर तेजी का कोई टेलविंड ढूंढूं तो? तेजी का टेलविंड है कि अभी जिस हिसाब से जापान में जो लीडरशिप चेंज हुआ है, तो हम लोग बेसिकली यूएसडी जेपीओ है, मतलब येन में एक 3% का आज फॉल है ऑलरेडी। तो येन अगर कंटिन्यू करता है, अगर डिप्रिशिएट करना, तो हो सकता है जो जापानीज इन्वेस्टर्स हो वो मार्केट में आ जाए टू हेज द वीक येन। तो उसके कारण जापान भी ट्रेडिशनली एक काफी बड़ा स्पेकुलेटर्स का सेंटर है फॉर मेटल्स। तो वहां से अगर अगर डिमांड आ गया तो गोल्ड सिल्वर में और शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड आ सकता है।
एक और सवाल बैनर्जी साहब, अगर मैं गोल्ड और सिल्वर के अलावा किसी और मेटल को आइडेंटिफाई करूं जो आपको लगता है कि हाँ इसमें उस तरह का पोटेंशियल है जो गोल्ड सिल्वर दिखा रहा है प्रेजेंटली, तो वो कौन सा रहेगा? क्या कॉपर में जाओगे, निकल में जाओगे, लेड पे जाओगे, या प्लैटिनम को ही मैं मान लूं वहां पर ऐसी तेजी आएगी? देखिए, जो बाकी प्रेशियस मेटल्स है उसमें एक्सपोजर लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग के पास कोई फ्यूचर्स इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। एग्री तो एग्री। बेस मेटल्स में फोकस करते हैं। कॉपर और जिंक और एल्यूमिनियम, इन तीनों आर वेरी वेल प्लेस्ड, क्योंकि एक बड़ा अपमूव के लिए इन द कमिंग मंथ्स एंड क्वार्टर्स। क्योंकि बट एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ये गोल्ड सिल्वर की तरह हाई हाई मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे पेशेंट इन्वेस्टर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके पास दो रूट्स है, एक एमसीएक्स का फ्यूचर्स और दूसरा आपका जो स्टॉक्स होता है, जो माइनर्स है उनका जो इक्विटी है। तो ये दो रूट है जिनके थ्रू पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, बट रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और अगेन, ये गोल्ड सिल्वर की तरह हाई मोमेंटम नहीं है कि हर दिन मैं इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। एक और सवाल, आखिरी सवाल इनफैक्ट, अगर कोई इन्वेस्टर अपनी एसआईपी करके बैठा है गोल्ड ईटीएफ्स में या सिल्वर ईटीएफ में, उसको क्या अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, निकल जाना चाहिए, या कोई आदमी अगर गोल्ड ईटीएफ के थ्रू या सिल्वर ईटीएफ के थ्रू खरीदारी करता है एसआईपी या बल्क फॉर्म में, उनको क्या करना चाहिए? इनफैक्ट एसआईपी इज द बेस्ट रूट नाउ जहां पे अभी मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी ऊपर ही है, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स जो मैंने आउटलाइन किया। बट शॉर्ट टर्म में कभी भी 10-15% का पुल बैक तो आ सकता है। तो उसका अगर एडवांटेज लेना हो तो एसआईपी बेस्ट रूट है। तो एसआईपी अगर किसी का किया हुआ है तो कुछ कुछ टच करने का जरूरत नहीं है, उसमें बने रहिए। अगर प्राइस डिप होता है, मान लीजिए 15 या 20% का प्राइस फॉल होता है इन गोल्ड एंड सिल्वर, तो फिर उसमें आप बल्क इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो इन योर एग्जिस्टिंग एसआईपी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बैनर्जी साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और पूरी तरह से क्लैरिटी देने के लिए दोनों एसेट या तमाम मेटल्स के ऊपर या प्रीशियस मेटल्स के ऊपर। और बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले बेहतरीन समय की, बेहतरीन फेस्टिविटीज़ की। और आगे भी आपसे मुलाकात करते रहेंगे समय समय पर, जब भी हमें आपको कुछ सीखना समझना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए।